सबसे पहले बात करते हैं बस्ती की, जहां पर परी हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। आरोपियों ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बनाया था, जिसे बुलडोजर से गिरा दिया गया है और हत्या के आरोपी अमरनाथ वर्मा के मकान को ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि बीते 15 जून को जमीन के विवाद में 12वीं की छात्रा परी की हत्या कर दी गई थी। चलिए हम फ्री खोल पाते हैं। जमीन ग्राम सभा की थी और खाद का गड्ढा भी था उसमें। इसमें तहसीलदार के न्यायालय में बेदखली का आदेश हुआ। बेदखली के आदेश के उपरांत उनको प्रॉपर नोटिस दिया गया और उनको हटने के लिए कहा गया कि अपना अतिक्रमण हटा लें। नहीं हटाया तो कल नायब तहसीलदार और पुलिस की टीम जो बलरामपुर था दुबलिया थाने की नहीं पैकुलिया थाने की थी, जाकर के मौके पर हटा दिया गया। और लखनऊ से बड़ी खबर, अफसर की पत्नी से लूट का खुलासा हुआ है। हमला कर लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शादी के लिए रकम जुटाने के लिए की थी लूट के बाद बदमाश ने रचाई थी शादी। लूटी गई कान की बालियां बरामद हुई हैं। सचिवालय अफसर की पत्नी से लूट की गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गाजीपुर में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। वहाँ की फोटोग्राफ्स और जो भी वीडियोस थे कलेक्ट कराए गए थे। घटना के सफल अनावरण के लिए 5 टीमें लगाई गई थी, जिसमें थाना गाजीपुर की टीम और पूर्वी जोन की क्राइम टीम लगाई गई थी। इसमें अनेकों सीसीटीवी फुटेजेस देखने एवं कई संदिग्धों से पूछताछ करी गई तथा मैनुअली कुछ इनपुट्स डेवलप करे गए। उन्हीं इनपुट्स के आधार पर आज पुलिस द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। नोएडा से अगली खबर, जहां पर पूर्व पति ने की प्रेमी की हत्या। आरोपी ने खुद पर भी चाकू से अटैक कर लिया और गंभीर हालत में आरोपी को दिल्ली रेफर किया गया है। सेक्टर 63 थाना क्षेत्र का ये मामला नोएडा का बताया गया। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर है ललितपुर से। प्रेमी के साथ रह रहे महिला की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी ने ही हत्या के बाद शव को बोरी में भरकर फेंका था और पुलिस को गुमराह करने के लिए इंस्टाग्राम पर महिला की आईडी से कई वीडियो पोस्ट किए गए थे। आपको बता दें कि महिला पहले से ही शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन कुछ दिन से वो अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। प्रेमी की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिससे आए दिन झगड़ा होता था। महिला की सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे युवक यशवंत गुज्जर से दोस्ती हो गई। इतना ही नहीं, रानी यशवंत गुज्जर के पास रहने के लिए भी चली गई। आरोपी के अनुसार उसने रानी को धमकी देकर किसी तरह वापस बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया। उस मोबाइल फ़ोन से इंस्टाग्राम पे 8 तारीख को अलग अलग टाइम पे जो है इसके द्वारा 5 रील जो है जो यशवंत और महिला का है उसको इसके द्वारा पोस्ट किया गया था, ताकि ये समझ में आए कि महिला जो है वो यशवंत के साथ है, इसके साथ नहीं है। तो एक व्यापक प्लानिंग जो है वो इसके द्वारा की गई थी, लेकिन हमारी पूरी टीम ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और त्वरित रूप से काम करते हुए पूरा हमारी सर्विलांस स्वाट और पूरे थाने और हमारे सीओ साहब इन सबके द्वारा जो है बहुत मेहनत किया गया और इसमें जो है इस जो बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था इसका अनावरण जो है वो किया गया। अमेठी में गुरुवार शाम को एआरटीओ महेश बाबू गुप्ता की गाड़ी पर कुछ दबंगों ने पत्थरबाजी कर दी। आरटीओ प्रवर्तन विश्वजीत सिंह ने एआरटीओ से पूरी घटना की जानकारी ली, साथ ही कार्यालय का जायजा भी लिया। पुलिस ने एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पूरे मामले पर विश्वजीत सिंह ने कहा, कुछ अराजक तत्वों ने अपना काम करवाने के लिए एआरटीओ पर दबाव बनाया। जब काम नहीं हुआ तो एआरटीओ की गाड़ी पर धावा बोल दिया गया। मैं विश्वजीत सिंह आरटीओ अयोध्या हूँ। कल एक घटना हुई थी कार्यालय में। पता चला कि कोई अराजक तत्व जो अनावश्यक दबाव बना के काम कराना चाहते हैं, उनका काम नहीं हुआ तो उन्होंने एआरटीओ कार्यालय में लिपिक या एआरटीओ की गाड़ी को क्षति पहुंचाने का कार्य किया गया, जिसकी एफआईआर भी की गई है। इसी संबंध में मेरा यहाँ पर निरीक्षण के लिए मैं आया हूँ कि कार्यालय में क्या व्यवस्थाएं हैं। सरकार जो चाहती है कि पब्लिक अपना काम स्वयं कराए, काउंटर से काम हो, कोई व्यक्ति अंदर न घुसे।
हाथरस में इन दिनों ट्रैफिक पुलिस अभियान चला रही है। मॉडिफाइड गाड़ियों और नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियों पर कार्रवाई कर रही है जिनकी नंबर प्लेट निर्धारित नियमों के तहत नहीं लगी है। जिन गाड़ियों में अवैध मॉडिफिकेशन है उन गाड़ियों में भी कार्रवाई की जा रही है। बिना हेलमेट के चल रहे बाइक सवारों पर भी कार्रवाई की जा रही है। महोबा के श्रीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी के दौरान अश्लील गानों पर स्वास्थ्य कर्मियों ने जमकर ठुमके लगाए हैं। मरीजों का इलाज छोड़कर स्वास्थ्य कर्मी डीजे की धुन पर नाचते और कैमरे में कैद हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की इस करतूत का वीडियो अस्पताल में ही मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद वीडियो वायरल कर दिया गया। बलरामपुर में छांगूर की करीबी नसरीन पर एक्शन हुआ है। नसरीन के आसवी बुटीक को सील कर दिया गया है। छापेमारी के बाद ईडी ने नोटिस चस्पा किया है। उतरौला कस्बे में नसरीन की आसवी बुटीक है। कल ईडी की टीम ने 13 घंटे बुटीक में जांच पड़ताल की थी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की प्रॉपर्टी पर आज ईडी ने एक नई कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक, कल ईडी ने इस पर छापा मारा था। लगभग 13 घंटे तक इस पूरे बिल्डिंग की सीजर की गई, इसकी कार्रवाई की गई, अंदर छानबीन की जाती रही और आज ईडी के अधिकारियों ने यहाँ आकर एक नोटिस चस्पा कर दी है। नोटिस जिस तरीके से चस्पा की गई है उस पर स्पष्ट लिखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो लखनऊ जोनल ऑफिस के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसी के अनुपालन में जो वहां के अधिकारियों के द्वारा जो नोटिस जारी की गई थी इसको इस भवन में सर्च वारंट और इसको सीजर करने का वारंट इशू हुआ था। तो उसी के क्रम में कल इस पूरे बिल्डिंग का सीजर किया गया। इसका पूरा वारंट इशू था तो उस आधार पर इस पूरे बिल्डिंग की, इस पूरे दुकान के अंदर जा करके यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया। लगभग 13 से 14 घंटे तक ईडी के अधिकारी यहाँ अंदर मौजूद रहे, उन्होंने इसका सर्च किया है। योगी सरकार ने यूपी में उद्यम का बेहतर माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी है और इसमें लगातार जुटी हुई है सरकार ने उद्यमियों को बड़ी सौगात दी है। इन्वेस्ट यूपी और उद्योग विभाग की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि यूपी में फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता अब 10 साल तक होगी। औद्योगिक कार्यों को सरल और सुगम बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब नियमों का पालन करने वाली इकाइयों को ऑटो रिन्यूअल की भी सुविधा मिलेगी। फैसले से हर साल आने वाले 6,700 से ज़्यादा नए आवेदन और 1,500 रिन्यूअल की ज़रूरत खत्म हो जाए। फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता 1 से 5 साल के बीच होती थी। योगी सरकार ने उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए अब फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता 10 साल की है। दरअसल पहले 1 से 5 साल की फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता हुआ करती थी और पिछले दिनों जब इन्वेस्ट यूपी और उद्योग विभाग की एक संयुक्त बैठक हुई उसमें यह फैसला किया गया कि अब जो फैक्ट्री के लाइसेंस हैं उनकी वैधता 10 साल तक रहेगी, यानी कि बार बार रिन्यूअल की दिक्कत नहीं होगी, जिससे कि उद्यमियों को समस्या आती थी। अब इस समस्या को योगी सरकार ने दूर कर दिया है। 1 से 5 साल की जो पहले वैधता हुआ करती थी फैक्ट्री लाइसेंस की, अब वो 10 साल हो गई, यानी कि 10 साल के बाद ही रिन्यूअल कराना पड़ेगा। 10 साल में के बीच में अब बार बार जो रिन्यूअल की दिक्कत होती थी फैक्ट्री लाइसेंस की अब नहीं होगी। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। काशी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाया। वसंत कॉलेज में सीएम योगी यहां पर शिक्षक की भूमिका में दिखाई दिए। बाकी मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी यहां पर सीएम योगी की बात ध्यान से सुनते नजर आए। कॉलेज परिसर में सीएम योगी न सिर्फ प्रकृति की सुंदरता को निहारते दिखे बल्कि महाविद्यालय की ओपन क्लास व्यवस्था को देखकर गुरुकुल की याद ताज़ा कर दी। यहाँ पर सीएम योगी ने ओपन क्लास में टीचर की भूमिका निभाते हुए पर्यावरण संरक्षण की अहमियत पर जोर दिया। कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कांवड़ यात्रा एकता का संगम होती है।
कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। फेक आईडी बताकर साजिश हो रही है। कांवड़ियों को उपद्रवी, आतंकी कहा जाता है। सीएम योगी ने विरोधियों से सावधान रहने की बात कही है। सीएम योगी ने कहा है कि जातीय संघर्ष की साजिश हो रही है। कांवड़ यात्रा चल रही है। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें, तो राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने में वर्तमान की इस भूमिका में हमारी संस्थाएं बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। भगवान बिरसा की जो विरासत है, ये हमें राष्ट्रीय एकता के उन्हीं चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। ताजिए पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। मुहर्रम पर जौनपुर में हुए हंगामे पर बयान दिया गया है। सीएम ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सड़क जाम करने वालों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कहा है कि बड़ी कार्रवाई करेंगे। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया, और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। ताजिए पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। मुहर्रम पर जौनपुर में हुए हंगामे पर बयान दिया गया है। सीएम ने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सड़क जाम करने वालों पर कार्रवाई की गई है, ये कहा गया। और ये गाजियाबाद लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना महमूद मदनी पर वार किया है। उदयपुर फाइल के खिलाफ दाखिल याचिका को लेकर कहा है कि मौलाना महमूद मदनी किसी कट्टरपंथी देश के दबाव में है। मदनी नहीं चाहते कि उदयपुर के कन्हैया लाल का मर्डर का मामला जनता के सामने आए। उदयपुर फाइल है, वो एक सच्चाई है समाज की। किस तरह निर्ममता से कन्हैया लाल का कत्ल किया गया, उसको ना दिखाया जाए, उसके लिए जो मोहम्मद मदनी साहब हैं, उन्होंने जो रिट दायर की है, ये बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीर फाइल आई, केयर फाइल आई, केरला की जो फाइल है वो तब भी आई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देवबंद फतवा जारी करता था कि गाय नहीं कटनी चाहिए। गाय कटने पे वो फतवा जारी करता था और लोग मानते थे कि अच्छे लोग हैं। लेकिन मोहम्मद मदनी पिछले कुछ दिनों से
कान्हा नगरी के संतों ने उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर ऑपरेशन कालनेमी धार्मिक स्थलों पर प्रदेश भर में चलाए जाने की मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा कि वृंदावन में नाम बदलकर पहचान छुपाकर बहुत कालनेमी रह रहे हैं। इनको वृंदावन से बाहर निकाल देना चाहिए। ये लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर रहकर कमाते हैं। भाई जब कालने में अगर रूप रखिएगा तो हनुमान भी कई रूप में आएंगे, तो आप सतर्क रहिए और सावधान रहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि आप कोई भी काम करें अपने धर्म अपने क्षेत्र में करें, मत करें हम लोगों के साथ ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ पवित्रता में ही भगवान का वास है। इसलिए सिद्ध साधक जहाँ रहते हैं वहाँ विधर्मी लोग दूर रहें। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे इस चीज़ की छानबीन हो, इस चीज़ पे गौर किया जाए। और ये लोग जो धर्म को दिखाते नहीं हैं, अपना धर्म छुपाते हैं और हिंदू बता करके हिंदू के नाम से आधार कार्ड को जो दिखाते हैं बनाते हैं और उन द्वारा और हिंदू बहन बेटियों को ये अपने बातों में फंसा करके ऐसे बहरूपियों से ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार से भी यही निवेदन है और जो भी सेवक जन है उनसे भी यही निवेदन है कि ऐसे कार्य में ऐसे क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है ताकि हमारा धर्म अच्छे से अच्छा विकास कर सके और हमारे धर्म की रक्षा हो सके। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार कालनेमी ऑपरेशन चला रही है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी कालनेमी ऑपरेशन चलना चाहिए, जिससे जो लोग हमारे सनातन धर्म से नफरत करते हैं, हमारे हिंदुओं को काफिर समझते हैं, वो लोग हिंदुओं का भेष धारण करके हमारे ही धर्म में व्यापार करते हैं। प्रयागराज गंगा नहर जोन के मऊ आइमा थाना क्षेत्र में तेज आवाज में डीजे बजा रहे कांवड़ियों से समुदाय विशेष के लोगों की झड़प हो गई। मामले ने तूल पकड़ लिया। दोनों पक्षों के आमने सामने आने के बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। दरअसल मऊ आइमा थाना क्षेत्र के सराय ख्वाजा गांव से होकर कांवड़िए गुजर रहे थे। कांवड़ियों के दल में डीजे शामिल था और इसी वक्त गाँव में स्थित मस्जिद में जुम्मे की नमाज चल रही थी, जिसका स्थानीय लोग दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा विरोध किया गया। इसके बाद दोनों पक्ष में पहले कहासुनी हुई, फिर दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। सूचना के बाद तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। जनपद प्रयागराज के थाना मऊआइमा के अंतर्गत दिन में लगभग 1:30 बजे के आसपास ग्राम सराय ख्वाजा के अंतर्गत कुछ कांवड़ यात्री डीजे के साथ गांव के रास्ते से जा रहे थे। इसी दौरान डीजे की आवाज़ को लेकर दूसरे संप्रदाय के लोगों द्वारा आपत्ति प्रकट की गई, जिसको लेकर दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ व बहस होने लगी। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा समझा बुझाकर कांवड़िए यात्रियों को गंतव्य पर रवाना किया गया। इस संबंध में थाना मऊआइमा पर कांवड़ यात्रियों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा दूसरे पक्ष के 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीलीभीत में अखिल भारत हिंदू महासभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नगर पंचायत नौगवां पकड़िया स्थित इस्लाम नगर का नाम बदलकर रामनगर किए जाने की मांग की गई है। यहाँ नौगवां पकड़िया, वहाँ पे एक नाम है इस्लाम नगर, उसको हमने परिवर्तित करने के लिए एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम संबोधित, जिसमें नाम बदल के उसका नाम इस्लाम नगर नाम बदल के रामनगर रखा जाए। एक हमारे एक संगठन है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, उनके द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है कि नौगांवा पकड़िया जो नगर पंचायत है उसमें कोई मोहल्ला है इस्लाम नगर, उसका नाम चेंज करके कोई दूसरा नाम चेंज कर दिया जाए। तो वो ज्ञापन मैंने प्राप्त कर लिया है और हम संबंधित को जो जाँच के लिए भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में चलने वाले ई-रिक्शा, ऑटो टैक्सी, ओला, उबर और रैपिडो जैसे वाहनों पर अब ड्राइवर का नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिखना जरूरी होगा। गाड़ियों में ये जानकारी ऐसे लिखी जाएगी कि सवारियों को दिखे। इसके लिए परिवहन विभाग ने 15 दिन का वक्त दिया है। सबसे पहले ये व्यवस्था लखनऊ में लागू की जा रही है। कितना ज़रूरी इसको माना जा रहा है, इसके बारे में महिलाओं से बात कर लेते हैं। आप बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस तरह की जानकारी लिखी जाने से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी।
सुरक्षा तो बढ़ेगी। अगर हमारे पास उसका मोबाइल नंबर होगा, आधार कार्ड नंबर होगा, तो उससे कभी कोई दुर्घटना होगी तो उसे यानी पकड़ने में भी आसानी होगी। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उसको देखते हुए लखनऊ से इस व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। आपको क्या लगता है कितनी ज़रूरी है और आगे इसको किस तरह से बढ़ाना चाहिए? काफ़ी ज़रूरी है, अच्छी बात है। इससे सारी लड़कियों और महिलाओं की सेफ्टी बढ़ेगी, हर एक चीज़ को देखते हुए सही है। आपको क्या लगता है, आप लोग ट्रैवल करते हैं लगातार, तो इस तरह की व्यवस्था ज़रूरी होनी चाहिए और इससे महिला सुरक्षा को कितना मजबूती मिलेगी? बिल्कुल ज़रूरी होनी चाहिए और इससे फीमेल्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है कि वो ज़्यादा सेफ हैं, तो उनको आने। और लखनऊ से बड़ी खबर, छांगूर गैंग के 15 ठिकानों पर हुई है तलाशी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 15 ठिकानों पर तलाशी की गई है। छापेमारी पर ईडी ने बयान भी जारी किया है। बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में भी तलाशी हुई है। आपको बता दें, एटीएस की एफआईआर के आधार पर यह मामला दर्ज हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषभमणि त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी। ऋषभमणि, और क्या लेटेस्ट अपडेट है खबर से जुड़ी हुई? ईडी ने जो छापेमारी कल की थी 15 ठिकानों पर छांगूर के पूरे सिंडिकेट से जुड़े हुए, जिसमें 2 ठिकाने मुंबई के थे, 1 ठिकाना लखनऊ का था और 12 ठिकाने बलरामपुर के थे। इनकी ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की है ईडी ने, और ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में ये भी लिखा हुआ है कि जो यूपी एटीएस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई थी, उसी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और इन ठिकानों की तलाशी ली है। और ये भी साफ किया है ईडी ने कि छांगूर के सिंडिकेट से जुड़े हुए अभी तक 22 बैंक खातों को खंगाला गया है। इन बैंक खातों में करीब 60 करोड़ रुपए आने की पुष्टि हो गई है और इसमें से ज्यादातर जो बड़ी रकम है वो विदेशों से आई है। और इस बात के भी सबूत मिल रहे हैं कि इस रकम का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट को चलाने के लिए किया जा रहा था और इस रकम को अन्य खातों में फिर ट्रांसफर किया गया है और उससे संपत्तियां खरीदी गई हैं। उन संपत्तियों पर निर्माण कार्य भी कराया गया है। तो जो पूरा मनी ट्रेल है उसका एक हिस्सा डिकोड कर लिया है ईडी ने। 22 बैंक खातों में जो रकम आई है उस रकम का कहाँ इस्तेमाल हुआ है, इसकी जानकारी ईडी ने दे दी है। जो दस्तावेज बरामद हुए हैं छापेमारी के दौरान और जो बैंक खाते अभी बचे हुए हैं, उनकी अब भी लगातार जांच जारी है। जल्दी इस बारे में भी ईडी अपडेट देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका ऋषभमणि त्रिपाठी।